5:30 के बीच जो है PM में आपका एग्ज़ाम था। यहाँ पर सब्जेक्ट नेम की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 मैकेनिकल यानी फिटर ट्रेड का यह क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर भी दिए गए हैं, तो उसको जो भी है हम लोग करेक्ट आंसर क्लियर कर लेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक यंत्र जो किसी शाफ्ट के आंतरिक एवं बाह्य तथा छिद्र की गहराई मापने के काम आता है। यानी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो किसी शाफ्ट का आंतरिक एवं बाह्य डायमीटर भी माप सकता है और उसके साथ साथ डेप्थ ऑफ होल यानी छिद्र की गहराई भी माप सकता है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। यदि बात करें आंतरिक माइक्रोमीटर की तो यह केवल आंतरिक फीचर के लिए यूज किया जाता है। बाह्य माइक्रोमीटर ये बाहरी फीचर के लिए, और डेप्थ गेज हो नहीं सकता, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर के द्वारा हम बाहरी माप भी ले सकते हैं, आंतरिक माप भी ले सकते हैं और किसी स्लॉट या छिद्र की गहराई भी माप सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा वर्नियर कैलीपर करेक्ट होगा। यहाँ पर डेप्थ गेज इन्होंने इनकरेक्ट आंसर को करेक्ट माना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि कर्तन औजार बनाए जाते हैं यानी कटिंग टूल बनाए जाते हैं। तो जो हमारे कटिंग टूल होते हैं वह ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो है केवल हिंदी लैंग्वेज में है। यदि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है? अक्ष के समानांतर चूड़ी के एक बिंदु से चूड़ी के दूसरे समान आसन्न बिंदु तक मापी गई दूरी कहलाती है। देखिए क्या पूछा गया है, कोई ये हमारी थ्रेड है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर स्क्रैच बना रहा हूँ, ये हमारी कोई थ्रेड है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सटर्नल थ्रेड है, ठीक है, और इसका ये एक्सिस है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि चूड़ी अक्ष के समानांतर यानी इसका एक्सिस तो यहाँ बन रहा है, इसके समानांतर यदि मापा जाए तो एक चूड़ी के एक बिंदु से अगली चूड़ी के उसी बिंदु की जो दूरी है यह क्या कहलाती है? ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? यह हमारी पिच कहलाएगी। 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह हेक्सागोनल नट होता है जिसके आर पार आधा सा कट होता है, तो वह होता है हमारा शान नट। इसका दूसरा नाम होता है बिल्स नट। इसमें जो है आर पार आधा कटा होता है, तो 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया है कि रिड्यूसिंग फीदर होता है या कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। देखिए जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है वह 3 प्रकार की होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और तीसरी होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। यह जो है रिड्यूसिंग फीदर जो है हमारे कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। नेक्स्ट बात करें तो 6 नंबर में बोला गया है कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है हमारे ब्रेजिंग में। तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है 150 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर में बोला गया है कि बिना गोलीता वाले जाब अच्छी तरह से पकड़े जा सकते हैं। यानी ऐसे जाब जो राउंड में नहीं है, ऐसे वर्कपीस जो गोलाकार आकृति में नहीं है, बिना गोलीता वाले, तो उनको हम कहाँ पर पकड़ते हैं? उनको हम मोस्टली पकड़ते हैं फेस प्लेट में। लेकिन यदि फेस प्लेट ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ पर हम फोर्जा चक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर 1st ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो गोलीता वाले जाब नहीं है तो उन जाबों को पकड़ने के लिए हम फोर्जा चक का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रिबिट जोड़ में एक रिबिट के केंद्र से दूसरे रिबिट के केंद्र की दूरी जोड़ के समानांतर कहलाती है। देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी प्लेट है, इसमें ये क्या है? रिबिट है, ठीक है, ये रिबिट है।
तो इस एज के समानांतर, ठीक है, जोड़ के समानांतर जो है केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी, यानी एक रिविट के हेड से दूसरे रिविट के बीच के केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? तो यह हमारी पिच कहलाती है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जिग, यानी जिग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल जाता है इट शुड बी हैवी, यह भारी होता है, हैवी होता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, तो देखिए हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है वह काला होता है। यदि बात करें एसिटिलीन सिलेंडर की, तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मेहरून होता है। तो आपको दोनों क्लियर होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया है, बोला गया है सर्कुलर स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर इज मार्केड ऑन, यानी जो हमारा माइक्रोमीटर होता है तो उसमें जो सर्कुलर स्केल होती है वह किस भाग में अंकित होती है? तो वह हमारे थिम्बल में अंकित होती है। हमारा माइक्रोमीटर होता है तो माइक्रोमीटर में के इस स्लीव में जो है, स्लीव या बैरल में मेन स्केल और सब स्केल बना होता है। यदि थिम्बल स्केल की बात करें तो हमारे थिम्बल में बना होता है जो सर्कुलर स्केल होती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि द करंट रेंज फॉर ए माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड 4 mm डायामीटर इज, यानी 4 mm डायामीटर वाले माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोड की करंट रेंज क्या होगी? तो वह 120 एम्पियर से लेकर 170 एम्पियर तक होगी। फर्स्ट ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि बीमा में, यानी डायमेंशन में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को कहा जाता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को कहते हैं, तो उसे हम जो है टॉलरेंस बोलते हैं। अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन के बीच जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? टॉलरेंस बोला जाता है, सहिष्णुता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पावर ट्रांसमिशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है स्पीड रेशियो mg ऑफ वर्म गियर इज वेयर ng इज नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, यानी जहां पर ng बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, यानी गियर में दांतों की संख्या। एंड यहाँ पर NW बराबर क्या बोला है? NW इज नंबर ऑफ थ्रेड ऑन द वर्म, यानी वर्म में चूड़ियों की संख्या। तो mg का मतलब स्पीड रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा? तो mg बराबर होगा ng बटा NW, यानी जो है स्पीड रेशियो बराबर क्या? स्पीड रेशियो बराबर हो जाएगा ng, यानी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, यानी गियर में दांतों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? NW हो जाएगा, जहां पर NW का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ थ्रेड ऑन द वर्म, यानी वर्म में चूड़ियों की संख्या। इससे हमारा स्पीड रेशियो जो है फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि केश हार्डनिंग की जाती है, यानी जो केश हार्डनिंग प्रोसेस होती है वह की जाती है, तो वह माइल्ड स्टील के पार्ट पर की जाती है। माइल्ड स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कम होता है और जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है उसमें डायरेक्टली हम हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए केश हार्डनिंग करते हैं। केश हार्डनिंग जो होती है बाहरी सतह हार्ड करने की एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता? तो हम बोरिंग में जिग का प्रयोग कर सकते हैं, टैपिंग में कर सकते हैं, ड्रिलिंग में क्योंकि ये तीनों ऑपरेशन पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होने वाले ऑपरेशन हैं, बट टर्निंग के लिए जो है हम जिग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो टर्निंग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्निंग में हम जिग का यूज नहीं कर सकते हैं, जिग का यूज हम वहीं पर करते हैं जो ऑपरेशन पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होते हैं।
नेक्स्ट बोला गया है व्हेन द टेपर शैंक ऑफ ड्रिल इज लार्जर देन मशीन स्पेंडल द डिवाइस टू होल्ड द ड्रिल इज, यानी बोला गया है कि जब हमारे टेपर शैंक ड्रिल का डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वह बड़ा होता है मशीन स्पेंडल से टेपर शैंक ड्रिल बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में किस का जो है प्रयोग किया जाता है, होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम सॉकेट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर टेपर सॉकेट दिया गया है तो टेपर सॉकेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चक एंड की का यूज नहीं करेंगे, ड्रिल चक का भी नहीं यूज करेंगे, ड्रिल डिप्ट का भी यूज नहीं करेंगे, टेपर सॉकेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन टेम्पलेट के लिए सही नहीं है, यानी जो हमारा टेम्पलेट होता है तो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है टॉलरेंस के अनुसार जाब की जांच की जाती है। यदि बात करें तो यहाँ पर भी यह जाब बनाते समय प्रयोग की जाती है, तो जी हाँ, टेम्पलेट का यूज जाब बनाते समय प्रयोग किया जाता है और भारी मात्रा के उत्पादन में प्रयोग करते हैं, मास प्रोडक्शन में, और रफ सतह पर प्रयोग की जाती है। लेकिन टॉलरेंस के अनुसार जाब की जांच नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया है कि लैपिंग में कितनी टॉलरेंस रखी जाती है, तो 0.01 मिलीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में एक सिंबल दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है यह प्रतीक किस प्रकार के रिविट को दर्शाता है, तो यह हमारे काउंटर शंक रिविट के सामने की तरफ, यानी काउंटर शंक रिविट ऑन फ्रंट साइड। 21 नंबर में बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीट मेटल से बोला गया जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर दो रिविटों द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इस जोड़ को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर जोड़ा जा रहा है तो वो क्या हो गया, लैप ज्वाइंट हो गया। क्या, लैप ज्वाइंट। और वहाँ पर दो रिविटों का प्रयोग किया जा रहा है, कितने रिविटों का, दो रिविटों का, तो यहाँ पर डबल रिविटेड क्या हो जाएगा, डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट बोलेंगे। यदि इन दो प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर दो रिविटों के माध्यम से जोड़ा जाता तो उन्हें हम क्या बोलते उन्हें हम डबल रिविटेड बट जॉइंट बोलते, बट इन्हें हम डबल रिविटेड लैप जॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर 22 नंबर में पूछा गया है कि स्लिप इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ, यानी किससे संबंधित है, जो है स्लिप तो वह बेल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो 23 नंबर में बोला गया है टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, यानी टेपर रोलर बियरिंग ले सकता है तो वह बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड ले सकता है, द रेशियो ऑफ दीज बीइंग ग्रेटर देन यूनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक्सियल और रेडियल दोनों लोड ले सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है 24 नंबर में कि नेचुरल फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, यानी जो न्यूट्रल फ्लेम होती है, नेचुरल फ्लेम होती है तो वह न्यूट्रल फ्लेम किसके लिए यूज की जाती है, तो स्टील एंड कास्ट आयरन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में पूछा गया है कि 1 माइक्रोन का मान होता है तो हमारा 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1000 mm होता है, तो हम इसको कह सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में मिल जाता है 1/1000 मिलीमीटर, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में बोला गया है कि स्प्लिट पुल्ली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं, तो काउंटर शंक बोल्ट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि स्वेज ब्लॉक इज मेड ऑफ, तो हमारे जो स्वेज ब्लॉक होते हैं वह कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पावर ट्रांसमिशन से बहुत इम्पोर्टेंट और इसरो में कई बार आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है नीचे दिए गए कथन में से इस पर गियर के लिए कौन सा कथन सही है, यानी जो है इस पर गियर के लिए कौन सा कथन करेक्ट दिया गया है। अब देखिए चारों ऑप्शन में जो है हमें मॉड्यूल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो जो हमारा
मॉड्यूल फाइंड आउट करने का सूत्र होता है तो क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। क्या, नंबर ऑफ टीथ, सॉरी यहाँ पर टीथ होगा, यानी जो है पिच व्यास बटा दांतों की संख्या। तो ये हमें मिल जाता है सेकंड ऑप्शन में, मॉड्यूल बराबर पिच व्यास बटा दांतों की संख्या। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में पूछा गया है कि चेजर एक औजार है। तो चेजर जो है वह थ्रेडिंग के लिए यूज किया जाने वाला औजार है। यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर दिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा 3 ऑप्शन होगा कि जो चेजर है यह थ्रेडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो है मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटने के लिए या फिर थ्रेड को साफ करने के लिए चेजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कटिंग एंगल ऑफ वाइडली यूज्ड रफिंग टूल इज। तो इस क्वेश्चन का अभी मैं करेक्ट आंसर नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंशन है, इसको मैं क्लियर करके आपको जो है यूट्यूब पर ही बता दूंगा या फिर यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, तो आप सभी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि ड्रिल इज मेड बाई। तो जो ड्रिल होता है वह हाई स्पीड स्टील से बना होता है, यानी जो हमारी ड्रिल बिट होती है वह हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कि एक बास्टर्ड फाइल का उपयोग किया जाता है। तो बास्टर्ड फाइल का यूज जो है भारी मात्रा में पदार्थ के घिसाव के लिए, यानी फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। जब हमें मटेरियल को अधिक रिमूव करना होता है, यानी अधिक मटेरियल को रिमूव करना होता है, तो वहाँ पर हम बास्टर्ड फाइल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि एंगल इंक्लूडेड between the flank of a thread measured in axial plane is called। यानी जो है, यानी यहाँ पर जो है फ्लैंक के बीच इंक्लूडेड एंगल को मेजर करने के लिए बोल रहा है एक्सियल प्लेन के साथ। तो वहाँ पर हमारे हिसाब से लीड एंगल अभी करेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपको करेक्ट आंसर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 33 डालकर आंसर जरूर दें। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर 34 नंबर में पूछा गया है कि इन ए सिंगल हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल रेंज फ्रॉम। तो हेलिक्स एंगल की जो सिंगल हेलिकल गियर में जो है 20 से 35 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच के लिए उपयोगी गेज है। तो शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच करना है तो वहाँ पर हम रिंग गेज का यूज करेंगे। यदि किसी होल की जांच करना होता तो वहाँ पर प्लग गेज का यूज करते। फीलर गेज का यूज दो मैटिंग पार्टों के बीच क्लियरेंस मापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कि निम्न में से किस पदार्थ से लैप नहीं बनाए जाते। तो जो हमारे लैप होते हैं, लैपिंग प्रोसेस में लैप प्रयोग किए जाते हैं, वह लेदर के नहीं बनाए जाते, बट ब्रास के, कास्ट आयरन के, लेड के लैप बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर में पूछा गया है कि लेथ मशीन में कौन सा स्क्रू थ्रेड का उपयोग गति के स्थानांतरण के लिए होता है। तो वहाँ पर एक्मी थ्रेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस्पात निर्माण की डुप्लेक्स प्रक्रम यानी डुप्लेक्स प्रोसेस संयोजन है। तो क्षारीय बेसीमर एवं बेसिक खुली भट्टी प्रक्रम का जो है प्रक्रम यानी प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है कि ए प्रोसेस डन आफ्टर ड्रिलिंग और बोरिंग फॉर स्मूथनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस इज नाउ एज। तो एक्यूरेसी के साथ जो है उसको वर्क पीस को क्लियर करना वह हमारा प्रोसेस कहलाता है रीमिंग। अब देखिए रीमिंग क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ड्रिलिंग और बोरिंग, यानी ड्रिलिंग के बाद और बोरिंग के बाद हम रीमिंग करते हैं, जिससे जो है उसकी सरफेस फिनिश जो है इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक बंकन यंत्र यानी बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है तो धातु को बेलनाकार चीज़ों में बदलने के लिए, यानी फॉर शेपिंग द मेटल शीट इन टू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री फिक्शन बियरिंग, यानी जो है
हमारी जो बियरिंग होती है वो मोस्टली जो है फ्रिक्शन के आधार पर, घर्षण के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक घर्षण रहित बियरिंग और एक घर्षण बियरिंग, यानी फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो पूछा गया है कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सी है, तो नीडल बियरिंग जो है यह हमारे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आती है। इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होता है वह नीडल होता है। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिबिट, यानी जो है कौन सा रिबिट का प्रकार नहीं है, तो लार्ज रिबिट यह हमारे किसी भी रिबिट का प्रकार नहीं है। बाकी बॉयलर रिबिट, स्ट्रक्चरल रिबिट, पैन हेड रिबिट ये हमारे रिबिट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि तेल के बहने के गुण को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी ही जो हमारा तेल का मोस्ट प्रॉपर्टीज होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। 44 नंबर की बात करें तो पूछा गया है, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि नीचे एक छिद्र और एक शाफ्ट की बीमारी दी गई हैं, यानी यहाँ पर छिद्र के लिए दिया गया है और यहाँ पर शाफ्ट के लिए दिया गया है। क्रमशः प्रत्येक की टॉलरेंस बताइए। तो देखिए छिद्र जो दिया गया है हमारा क्या दिया गया है 50 प्लस और प्लस में, तो क्या दिया गया है 0.25 मिलीमीटर, और नीचे बात करें तो 0.00 मिलीमीटर दिया गया है। यदि शाफ्ट के लिए बात करें तो क्या दिया गया है 50 प्लस में 0.05 दिया गया है और प्लस में ही 0.005 दिया गया है। तो यदि इसकी टॉलरेंस की बात करें, इसकी छिद्र की, तो छिद्र की टॉलरेंस कितनी हो जाएगी 0.25, तो हमें 0.25 छिद्र की मिल गई। और यदि शाफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 0.05 और 0.005 दिया गया है, तो इसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 45 नंबर की, तो बोला गया है द मटेरियल यूज्ड इन बिट्स ऑफ सोल्डर आयरन इज, यानी जो सोल्डर आयरन बनाए जाते हैं तो सोल्डर आयरन की बिट में किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर कॉपर का, तांबे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 46 नंबर में, तो पूछा गया है कि फ्लक्स यूज्ड इन सोल्डरिंग इज, तो सोल्डरिंग में फ्लक्स मोस्टली जो है जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि लेथ का विवरण यानी स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो लेथ का जो विवरण होता है, स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, वह स्विंग तथा सेंटर के बीच की दूरी से दिया जाता है, यानी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वह कितना है, और स्विंग ओवर साइज से दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन को क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में इसको क्लियर कर रहे हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। नेक्स्ट बोला गया है कि धात्विक इलेक्ट्रोड यानी मेटेलिक इलेक्ट्रोड में लेपित गुणांक कोटिंग फैक्टर होगा, तो वह लेपित व्यास बटा मूल व्यास, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर की बात करें तो क्या बोला गया है कि किसी दिए गए अत्संग यानी फिट में यहाँ पर दिया गया है 6 का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, मैं टाइप करके क्लियर कर देता हूँ, 50H7 और F6 दिया गया है। तो जिसमें से 50 जो दिया गया है यह क्या हो जाएगा हमारा बेसिक साइज हो जाएगा, H क्या हो जाएगा यह कैपिटल में दिया गया है, यह हमारे होल के लिए डेविएशन, और 7 क्या है यह हमारे होल के लिए टॉलरेंस, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। यदि F की बात करें तो यह स्मॉल में दिया गया है, तो यह हमारे शाफ्ट के लिए डेविएशन, और 6 जो होगा यह हमारे शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड दिया है, यानी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो यही पूछा गया कि 6 क्या व्यक्त कर रहा है, तो 6 का अर्थ है शाफ्ट की टॉलरेंस का ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धनात्मक चालन है, तो देखिए वी बेल्ट में स्लिप हो सकता है, रोप ड्राइव में, क्रॉस बेल्ट
फ्लैट बेल्ट ड्राइव में जो है स्लिप हो सकता है, बट हमारे चेन ड्राइव में स्लिप नहीं होगा। यह हमारे पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि बॉल बियरिंग में केज लगाया जाता है, यानी जो हमारे बॉल बियरिंग में केज होता है तो केज का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखने के लिए, यानी एक दूसरे से टच ना हो, बाहर ना भागे, इसलिए केज का यूज किया जाता है, निश्चित डिस्टेंस बनाए रखने के लिए बॉल के बीच में। 52 नंबर में बोला गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जाब के तेज किनारों को समाप्त किया जाता है कहा जाता है, यानी बर वगैरह दूर किया जाता है, तो वह प्रोसेस कहलाती है हमारी चेम्फरिंग। चेम्फरिंग के द्वारा जो है हम तेज किनारों को जो है क्लियर करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि ड्रिलिंग जिग की बुश बनाई जाती है, तो वह कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि लघु कार्बन इस्पात यानी लो कार्बन स्टील के फोर्जन में सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है, तापमान है, तो वह 1300 डिग्री सेल्सियस करेक्ट दिया गया है। 55 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि द्रुत शीतित ढलवा लोहा यानी चिल्ड कास्ट आयरन होगा, तो वह पिघले ढलवा लोहे में द्रुत शीतलन से, यानी जो ढलवा लोहा हमारा पिघला हुआ है तो उसको हम शीघ्र ठंडा करते हैं, तो वहाँ पर हमारा चिल्ड कास्ट आयरन तैयार होता है। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है कि एल्युमिनियम तथा उसी मिश्र धातु यानी अलाय की मशीनिंग में कौन सा अनुशासित शीतलक यानी कूलेंट प्रयुक्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम और उसके अलाय की मशीनिंग करना है तो उस कंडीशन में हम केरोसिन का यूज करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की जो है मशीनिंग में हम जो है केरोसिन का यूज करते हैं, और कास्ट आयरन में किसी भी जो है कूलेंट का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैस का दाब सिलेंडर से निकलने पर कम हो जाता है, किसके प्रयोग से। तो वह रेगुलेटर के प्रयोग से सिलेंडर से निकलने के बाद जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हम आसानी से उचित प्रेशर पर जो है वेल्डिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि लैपिंग प्रक्रिया में ग्रीन रूज ए का अपघर्षण एब्रेसिव होता है, तो वह करेक्ट आंसर 3 नंबर दिया गया है। 59 नंबर की बात करें तो पूछा गया है फॉर हैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड, तो वह फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं ओर किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है अलाय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नाउ एज, यानी जो है कॉपर एंड टिन का जो अलाय होता है वह क्या होता है, तो ब्रॉन्ज इज करेक्ट आंसर। यदि ब्रास की बात करें तो कॉपर एंड जिंक का मिश्र होता है, अलाय होता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ग्रंथिकी ढलवा लोहा यानी नोडुलर कास्ट आयरन उत्पन्न होगा, तो वह क्या दिया गया करेक्ट आंसर, पिघले ढलवा लोहे में मैग्नीशियम मिलाने पर नोडुलर कास्ट आयरन तैयार होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि हेरिंग बोन गियर उपयोग में लाए जाते हैं, तो हैवी लोड एवं हाई स्पीड में उपयोग किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, हैवी लोड एवं हाई स्पीड। हेरिंग बोन गियर जो होते हैं वह डबल हेलिकल गियर होते हैं, इनमें जो है नॉइजलेस प्राप्त होती है यानी आवाज़ कम होती है। नेक्स्ट पूछा गया 63 नंबर में जो है हमारे जंग से बचाव के बारे में पूछा गया है। बोला गया है स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने वाली प्रक्रिया है, तो क्रोमियम की परत चढ़ाने वाली प्रक्रिया जो है मोस्टली बोली जाती है क्रोमिजिंग, लेकिन जो है सीमेंटेशन के अंतर्गत 3 प्रोसेस होती हैं। जो मेटल की सरफेस को बचाने के लिए प्रक्रिया प्रयोग की जाती है सीमेंटेशन, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रक्रिया आती हैं, सेराडाइजिंग आती है, कैलोराइजिंग आती है और क्रोमाइजिंग आती है। ये तीनों जो है हमारे सीमेंटेशन के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए सीमेंटेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 64 नंबर में पूछा क्या गया है कि मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस टू रिलीव स्ट्रेसेस, यानी जो है हम कोल्ड वर्किंग यानी ठंडा कार्य करते हैं मटेरियल पर, तो वहाँ पर स्ट्रेस वगैरह आ जाते हैं, तो उन स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, रिलीव करने के लिए, हटाने के लिए जो है किसका यूज करेंगे, नॉर्मलाइजिंग,
टेम्परिंग, हार्ड वर्किंग। यहाँ पर इन्होंने एनेलिंग को करेक्ट आंसर माना है, बट एनेलिंग करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वह नॉर्मलाइजिंग होगा। नॉर्मलाइजिंग मोस्टली जो है ठंडा वर्क करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस वगैरह आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग से मोस्टली जो है उसके ग्रेन स्ट्रक्चर जो है रिफाइन होते हैं, आंतरिक संरचना जो है परिष्कृत होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है, तो 90 डिग्री पर जो है प्रयोग किया जाता है एल्बो का। नेक्स्ट पूछा गया है कि की के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या बोला गया कि सही नहीं है। क्या शाफ्ट के समानांतर लगाई जाती है, तो जी हाँ, यह शाफ्ट के समानांतर लगाई जाती है। यह आयताकार या अर्धगोलाकार टुकड़ा होता है तो आयताकार या अर्धगोलाकार टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि जो हमारी वुडरफ की होती है यह अर्धगोलाकार में आती है। क्या यह स्थायी बंधन है, क्या यह परमानेंट जो है फास्टनिंग है, तो जी नहीं। यह जो हमारी की होती है यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह हमारे अस्थाई बंधन के अंतर्गत आती है, यानी जो है टेम्परेरी के अंतर्गत आती है, परमानेंट के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि ड्रिल का नंबर 1 का आकार होता है, ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है। तो देखिए जो ड्रिल साइज होती है वह मोस्टली हमारे नंबर ड्रिल साइज और लेटर ड्रिल साइज होती हैं। तो लेटर ड्रिल साइज की बात करें तो A से Z तक होते हैं, और नंबर ड्रिल साइज की बात करें तो 1 से 80 तक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा नंबर 1 का ड्रिल होता है वह उसका आकार क्या होता है, वह 0.228 इंच होता है। 68 नंबर में पूछा गया है कि कार्बोराइजिंग ज्वाला में यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है तो उसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा वेल्डिंग टार्च है, तो यहाँ से फर्स्ट कोण बनता है, फिर सेकंड बनता है और थर्ड बनता है। तो इस तरह से जो है 3 कोण बनते हैं। 69 नंबर में पूछा गया है कि एक उदग्र बर्तन यानी वर्टिकल कंटेनर के बॉडी से निचले सिरे को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, डबल सीम का, ग्रुप्ड सीम का, लैप सीम का या फिर सिंगल सीम का। तो सिंगल सीम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि एक रिविट जोड़ में रिविट का अपरूपण उत्पन्न होता है, तो वह रिविट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक छोटा होने से उत्पन्न होता है। देखिए रिविटिंग के जो है डिफेक्ट से मैं आपको जल्द एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जितने भी रिविट के डिफेक्ट होते हैं वह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है ए रिविट इज स्पेसिफाइड बाई, यानी जो है जो रिविट होती है वह किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, उसका डिजाइनेशन किसके द्वारा दिया जाता है, क्या लेंथ ऑफ टेल, क्या टेल की लंबाई से, या फिर ओवरऑल लेंथ ऑफ रिविट, क्या पूर्ण लंबाई से रिविट के, या फिर थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी ज्वाइंटेड, क्या जोड़े जाने वाले प्लेट के थिकनेस के अनुसार, या फिर सैंक डायमीटर। तो सैंक डायमीटर इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर में पूछा गया है कि 2 मिलीमीटर की पिच वाली चूड़ी काटने के लिए चेंज गियर रेशियो जांच कीजिए जब लीड स्क्रू का पिच 6 मिलीमीटर हो। यानी बोला गया है कि हमें 2 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी काटना है। क्या 2 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी काटना है और हमें क्या करना है, हमारे लीड स्क्रू में 6 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी कटी हुई है, तो 2/6 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 4 ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यदि बात करें तो क्या पूछा गया है कि लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है। तो देखिए 2 सेंटर होते हैं, हेड स्टॉक में हमारा लाइव सेंटर होता है और टेल स्टॉक में हमारा डेड सेंटर होता है। तो टेल स्टॉक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में पूछा गया है कि सतल की रुक्षता यानी सरफेस रफनेस को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो गोल छड़ को क्वेश्चन मिस हो गया, क्वेश्चन यहीं पर है,
क्या पूछा गया है, वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है क्या सतह के सरफेस रफनेस को जांचने के लिए या फिर गोल छड़ को मार्किंग और ड्रिलिंग करते समय होल्ड करने में। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गोल छड़ जो होगा, राउंड बार जो होगा, उसकी मार्किंग और ड्रिलिंग करते समय पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का यूज किया जाता है। 75 नंबर में बोला गया है कि कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूट्रल फ्लेम जो होती है यह कई अनुप्रयोगों में प्रयोग की जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 76 नंबर में पूछा गया है कि बीए थ्रेड में थ्रेड का कोण होता है, यानी जो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होती है जो सूक्ष्म मापी यंत्रों में प्रयोग की जाती है, तो इसका एंगल कितना होता है, तो 47.5 यानी 47.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 29 डिग्री बात करें तो हमारे एक्मी थ्रेड का और बर्म थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। 55 डिग्री की बात करें तो BSW, BSF और BSP ये तीन थ्रेड जो होती हैं तो इनका एंगल 55 डिग्री होता है। यदि मैट्रिक थ्रेड की बात करें अमेरिकन नेशनल की, जिसे सेलर थ्रेड बोलते हैं, तो इनका एंगल 60 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में हमें BA पूछा गया था, तो BA का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा गया है कि एक प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज जिसमें होता है, तो क्या गो एवं नो गो गेज के अलग तरफ हो, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल नॉट गो हो तो ये भी इनकरेक्ट होगा, केवल गो हो तो ये भी इनकरेक्ट होगा। बट 4 ऑप्शन में जो मिल जाता है कि गो एवं नो गो गेज एक ही तरफ हो, तो वही हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है उसमें गो और नो गो एक ही सिरे पर एक स्टेप के द्वारा इंगित किए जाते हैं। 78 नंबर में पूछा गया कि एक आरी के दांते मुड़े होते हैं, क्या वामावर्त या फिर दक्षिण की ओर या फिर किसी भी दिशा में, या फिर प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरा एवं चौथा दांत सीध। तो देखिए जो हमारी मोस्टली 2 प्रकार के टीथ सेटिंग होती है, स्टैगर्ड सेट और दूसरा होता है वेव सेट। तो स्टैगर्ड सेट में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा हेक्सा है, तो एक दांत दाएं दूसरा बाएं, ठीक है, फिर तीसरे को सीधा रखा जाता है, या फिर दूसरे स्टैगर्ड सेट में क्या किया जाता है कि 2 दांत दाएं 2 दांत बाएं और हर 5वें दांते को सीधा रखा जाता है। और जो सीधा रखा जाता है तो यही हमारा मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर में बोला गया है कि यूनिवर्सल कपलिंग उन 2 शाफ्टों को जोड़ती है जिनके अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। तो 30 डिग्री से कम कोण पर जब काटते हैं तो वहां पर यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जा सकता है। यदि 80 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि घरेलू बर्तनों में किस धातु की बचाव यानी परत जो होती है वह कोटिंग की जाती है, चढ़ाई जाती है, तो वह टिन से कोटिंग की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 81 नंबर में पूछा गया है कि इन ए पार्शियल जनरल बियरिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द थ्रेड बियरिंग विद द जनरल, तो वह क्या हो जाएगा, 120 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर में पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्क पीस इज नाउ एज, यानी किसी वर्क पीस के एंड पर, किसी सिरे पर मटेरियल को रिमूव करना कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, फेसिंग कहलाएगा। फेसिंग जो है एंड पर ही की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है वी ब्लॉक का डिजाइनेशन दिया गया है 50/5-40 ए का उपयोग जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसका व्यास होगा तो 5 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर के मध्य होगा। देखिए इसका डिजाइनेशन क्या हो जाएगा, 50 क्या होगा, 50 जो है उसका साइज हो जाएगा। यदि होल्ड करने की रेंज की बात करें तो 5 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर के बीच रेंज होगा। और ए क्या हो जाएगा, ए ग्रेड वाला वी ब्लॉक हो जाएगा। वी ब्लॉक से मैंने एक वीडियो बनाया है, चैनल पर जो है टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ वी ब्लॉक का एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से वी ब्लॉक के आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 84 नंबर में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मशीन टैप,
मशीन टैप का कौन सा प्रकार नहीं है, तो टेपर टैप जो है मशीन टैप का प्रकार नहीं है। देखिए एक होता है हमारा क्या, हैंड टैप। क्या, हैंड टैप। तो हैंड टैप 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम टेपर टैप, इंटरमीडिएट और बॉटमिंग टैप 3 टैप जो है अलग अलग करते हैं। तो उसमें से जो है टेपर टैप या हैंड टैप के अंतर्गत आता है, मशीन टैप के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कि आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर आईसी इंजन के सिलेंडर के बोर को अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाता है। तो देखिए सिलेंडर के आंतरिक भाग को बोल रहा है, वहाँ पर हम होनिंग करेक्ट आंसर करेंगे। जो लैपिंग होती है तो लैपिंग हमारी मोस्टली बाहरी और आंतरिक दोनों सरफेसों के लिए यूज की जाती है, लेकिन जो होनिंग होती है तो ये स्पेशली आंतरिक सरफेसों के लिए यूज की जाती है। तो होनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, बेयरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी ओवर द लाइट सीरीज इज, तो 30 to 40% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला गया है जिंक हैज कलर ऑफ, यानी जिंक का कलर पूछा गया है, तो ब्लूइश ग्रे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी औजार का तत्व नहीं है, तो कर्तन औजार जो है मशीनी औजार का जो है तत्व नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है कि न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए हमारी एक जो है वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन एक वेल्डिंग होती है जिसमें 2 गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ऑक्सी एसिटिलीन 3 प्रकार की फ्लेम तैयार करती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम, दूसरा होती है न्यूट्रल फ्लेम और तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमारा जो है एसिटिलीन अधिक होता है और ऑक्सीजन कम होता है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एसिटिलीन कम होता है। ठीक है। और जो न्यूट्रल फ्लेम होती है तो इसमें दोनों समान रेशियो में होते हैं, यानी 1:1 के अनुपात में होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 1:1। 4 ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। 90 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डन टार्च तथा कार के मध्य कोण रखा जाता है, तो 60 to 70 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट 91 नंबर में क्या बोला गया है कि सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा सरफेस गेज होता है उसका यूज क्या है? कार की यथार्थता बनाने में, सतह की परिष्कृत जांच करने में, सरफेस प्लेट की लेवलिंग के लिए, या फिर सतह की मोटाई की जांच करने में। तो कार की यथार्थता बनाने में, लाइक सरफेस गेज का यूज जो है हम अपने वर्क पीस को लेथ मशीन में ट्रू सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 92 नंबर में बोला गया है कि गैल्वेनाइजिंग में धातुई परत यानी कोटिंग की जाती है, तो गैल्वेनाइजिंग में जस्ते की कोटिंग की जाती है। 93 नंबर में बोला गया है कि नाइफ एज फाइल के लिए टेपर होता है, यानी जो नाइफ एज फाइल होती है तो उसका जो है एंगल पूछा गया है, टेपर एंगल, तो वह 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जब और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हम जो है ट्रेंगुलर फाइल का यूज नहीं कर पाते हैं। ट्रेंगुलर फाइल का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री से कम स्लॉट में यूज नहीं की जा सकती है। तो 60 डिग्री से कम स्लॉट वाली जगह में हम नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं, और नाइफ एज फाइल मोस्टली ताले की चाबी जो है बनाने में प्रयोग की जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 94 नंबर में बोला गया है कि पिग आयरन को गलाकर राट आयरन बनाया जाता है, तो राट आयरन जो है, राट आयरन पिटवा लोहा पुडलिंग भट्टी में तैयार किया जाता है। यदि पिग आयरन की बात करें तो यानी कच्चा लोहा, वह ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया जाता है, और जो क्यूपोला फर्नेस होती है तो क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। तो तीनों जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन किस भट्टी से तैयार किए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 95 नंबर में पूछा गया है कि किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक यानी फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कार्बन स्टील इज द
करेक्ट आंसर। 96 नंबर में हमारे साइन बार से पूछा गया है, बोला गया है 100 मिलीमीटर के साइन बार 30 डिग्री के कोण पर गेज ब्लॉक पर रखी हुई है, गेज ब्लॉक की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेटअप बना देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, यह हमारा साइन बार है, ये क्या है, हमारा बेस है, और यहाँ पर ये सेटअप दिखाया गया, ये हमारा स्लिप गेज है। क्लियर हो गया। तो यदि इसके लंबाई की बात करें, यह कितना दिया गया है, यह हमें दिया गया है 100 मिलीमीटर। क्या 100 मिलीमीटर दिया गया है, और बोला गया है कि इसका जो एंगल है यह कितना है, यह 30 डिग्री है, और हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है, यानी स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण हमें दिया गया है 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो लगा देते हैं फार्मूले में, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण हमें कितना दिया गया है, 100 मिलीमीटर दिया गया है। तो सॉरी, यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 से, लंब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कि प्रिक पंच के किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क करने में किया जाता है। तो देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिक पंच हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक 30 डिग्री प्रिक पंच और एक 60 डिग्री प्रिक पंच। तो 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज डिवाइडर के पॉइंट को जो है स्थान देने के लिए यूज करते हैं, और जो 60 डिग्री होता है प्रिक पंच, तो इसका यूज जो है हम विटनेस मार्किंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम डॉट पंच भी बोलते हैं। तो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर में पूछा गया है कि माइल्ड स्टील पर 25 मिलीमीटर व्यास के ड्रिल की ड्रिलिंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट कितने होंगे, जबकि अनुशंसित कटिंग स्पीड 25 मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए, हमारा कटिंग स्पीड बराबर v बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा 1000 होता है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें n फाइंड आउट करना है। तो n का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कटिंग स्पीड, यानी v होगा कटिंग स्पीड, v इंटू 1000 अपान पाई डी हो जाएगा, ये d है। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं मान में। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें कटिंग स्पीड 25 मीटर दिया गया है इंटू 1000। ठीक है, अपान पाई का मान कितना दिया गया है, पाई का मान 22/7 होगा, तो 22 यहाँ रखेंगे, 7 ऊपर चला आ जाएगा। ठीक है, और डी का मान हमें दिया गया है 25 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कट देते हैं, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यदि 22 को कैंसिल करें तो 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 5 सते 3500, तो 3500 में भाग दे देंगे, 3500 बटा 11 हो जाएगा। तो 11 त्रिका 33 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो गया, 11 एक कम 11, 9 बचा 90 हो गया, 11 8 88, यानी 318 के समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में हमें मिल जाता है 318, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि 2 मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस को जांचने के लिए डॉट गेज का उपयोग किया जाता है। तो मैटिंग सरफेसों के बीच, मैटिंग मिलने वाले सतहों के बीच जो है क्लियरेंस को जांचने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी कॉमन और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाला। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक परिपथ में प्रतीक जी का प्रयोग किया जाता है, तो वह दाब मापक गेज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 101 नंबर में पूछा गया है कि एकमे थ्रेड का चूड़ी का एकमे थ्रेड यानी चूड़ी जो होती है एकमी थ्रेड, तो इसका एंगल कितना होता है, तो 29 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग आने वाला गालक यानी फ्लक्स होता है, तो वह होता है हमारा सुहागा यानी बोरेक्स इज द करेक्ट आंसर। 103 नंबर में पूछा गया है, बोला गया है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का प्रयोग स्टील की संरचना को परिष्कृत करने में किया जाता है, यानी आपको स्टील की संरचना को जो है रिफाइन करना है, परिष्कृत करना है, उसके लिए जो है किसका यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम नॉर्मलाइजिंग का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर में क्या पूछा गया है कि एक प्लेट में 25 मिलीमीटर के छिद्र के लिए रिबिट शंक का व्यास होगा, तो वह 23 मिलीमीटर के समथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बोले तो पूछा गया है कि ऊष्मा उपचार का उद्देश्य होता है, तो क्या इन्होंने करेक्ट आंसर दिया गया है कि तप्त एवं अतप्त रूपण के दौरान, तप्त एवं अतप्त रूपण के दौरान पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना एंड धातु को नरम करना। तो यहाँ पर इन्होंने इसको करेक्ट आंसर माना है, लेकिन जो एक्चुअल में इसका हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है तो धातु को गर्म करके या फिर ठंडी अवस्था में ठंडा करके उसके आंतरिक संरचना में बदलाव करना ही हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी हीट ट्रीटमेंट का जो मोस्टली यूज होता है वह उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना होता है। 4 ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि नीचे दी गई की में कौन सी की है जिसका ऊपरी भाग समतल तथा निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, तो वह की होती है हमारी वुडरफ की, जिसका मैं थोड़ा सा शेप आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस आकार में हमारी वुडरफ की होती है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंड है, नहीं बन पा रहा है, लेकिन इस आकार में जो है हमारी वुडरफ की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है कि ड्रॉपिंग बिंदु वह तापमान होता है जिस पर ग्रीज बदलता है, तो अर्ध ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदलता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि एक बिल्डिंग परिणाम मित्र यानी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का मेनली यूज होता है कि प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में, यानी एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करना, ठीक है। यही हमारे ट्रांसफार्मर का पर्पज होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर पूछा गया है फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल लाइक ब्रास द प्रैक्टिकली द बैक रैक एंगल वुड बी इक्वल टू, यानी जो है यदि आपको ब्रास की मशीनिंग करना है तो उस समय आप किस रैक एंगल का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम 0 डिग्री रैक एंगल का यूज करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग ए गेज, यानी जो है पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग गेज, यानी गेज को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, तो वह होता है रेजिस्टेंस यानी घर्षण प्रतिरोध। नेक्स्ट पूछा गया है कि हैंड फाइल रेती परंतु सक्रिय होती है, जो हैंड फाइल होती है उसी के जैसी परंतु सक्रिय होती है, सक्रिय छेदों के लिए उपयोग जहां हैंड फाइल नहीं की जा सकती, तो वह होती है पिलर फाइल। पिलर का फाइल का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हैंड फाइल का यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि दी गई गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाने की विधि सॉकेट हेड स्क्रू के लिए, यानी सॉकेट हेड स्क्रू के लिए दी गई गहराई तक छिद्र को बड़ा करने की प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा
काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग जो है हमारे सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है 113 नंबर में कि यदि भी कटिंग स्पीड है, टी टूल लाइफ यानी औजार का जीवन काल और सी स्थिरांक है तो औजार या टूल के जीवन काल के लिए कथन होगा। जहां पर एन बराबर क्या है, प्रतिपादक है जो औजार और काम पर निर्भर करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BT की पावर n इक्वल C। नेक्स्ट पूछा गया है कि लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो लकड़ी लेदर वगैरह के लिए जो हम रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया है कि अर्धदहन इंजन की गजन पिन परिष्कृत की जाती है, वह लैपिंग प्रोसेस से की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मोस्ट टेपर नंबर 1 बराबर होता है, तो वह 0.5986 इंच प्रति फुट के इक्वल होता है। पूछा गया है कि वाइप्ड ज्वाइंट टर्म उपयोग करते हैं डॉट दो पाइपों को जोड़ने के लिए, तो लेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब हम लेड के दो पाइपों को जोड़ते हैं तो उसे हम बिपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा गया है कि शीट धातु विनिर्माण के लिए जहां धातु बहुत पतली एवं कम सामर्थ्य की होती है, किस रिविट का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर फ्लैट हेड रिविट का यूज करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 30 मिलीमीटर व्यास की जाब लेथ मशीन पर 350 चक्कर प्रति मिनट से घूम रहा है, तो जाब की कटिंग स्पीड बताओ। तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, B इक्वल पाई DN बटा 1000 होता है। तो इस फार्मूले में रख देते हैं, तो B इक्वल क्या हो जाएगा, पाई का मान 22 और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, D कितना दिया गया हमें, 30 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, N कितना दिया गया है, 350 मिलीमीटर बटा 1000 हो जाएगा। सॉरी, ये 1000 है, ठीक है ना, 1000 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, सॉरी 1 0 से ये 0 कैंसल, इस 0 से ये 0 कैंसल। ठीक है, 7 एक कम 7, 7 पना 35 हो गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 11 में 22 हो जाएगा। सॉरी 11 दूना 22, हाँ ठीक है। ठीक है, तो 11 त्रिका 33, तो 33 मीटर प्रति मिनट हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमें मिल जाता है 33 मीटर प्रति मिनट, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि ज्वाला का उच्चतम तापमान यानी मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर उत्पन्न होगा, तो वह आंतरिक आवरण में होगा। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर में पूछा गया कि सोल्डर एक अलाय है, तो टिन एवं लेड का अलाय होता है, जिससे करेक्ट आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल में नहीं होता है, तो वह फ्लूट हमारे फाइल में नहीं होता, बट हील, शोल्डर, टैंग ये हमारे फाइल के पार्ट होते हैं। 123 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है, तो वह फ्लैट नहीं होता है। यदि बात करें 124 नंबर की, तो पूछा गया है कि ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन यानी ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है, तो आर्बर द्वारा फंसा होता है और आर्बर में मोस्ट टेपर कटा होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि भारतीय मानकों के अनुसार प्लेन कार्बन स्टील 20C8 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका अर्थ है, तो करेक्ट आंसर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन माना है कि कार्बन जो है 0.15 से 0.25% एवं मैग्नीज 0.6 से 0.9%। नेक्स्ट बोला गया है कि सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है, तो वह ग्रे कास्ट आयरन द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्या बोला गया है कि कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टील इज इंक्रीजेड बाय एडिंग, जो है को जंग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए स्टील में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम एंड निकल जो है मिलाया जाता है। सॉरी
तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है 1841 उच्च द्रुत गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील में होता है। तो देखिए हाई स्पीड स्टील जो होता है वह 18:4:1 के अनुपात में होता है, जिसमें से 18 क्या होता है हमारा टंगस्टन होता है, 4 क्या होता है क्रोमियम होता है और 1 क्या होता है वैनेडियम होता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है 3 ऑप्शन में कि वैनेडियम 1%, क्रोमियम 4% एवं टंगस्टन 18%। तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 129 नंबर में पूछा गया है कि किसी कार्यखंड में 12.37 मिलीमीटर का बोर है जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट से इसे हम स्टील रूल द्वारा भी माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोर का व्यास बोला गया है इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट नहीं होगा। माइक्रोमीटर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइक माइक्रोमीटर द्वारा बोला गया है, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कौन सा माइक्रोमीटर, तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा जो है इसके द्वारा मतलब ये माप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोर तो इंक्लूड किया है बट ये नहीं इंक्लूड किया गया है कि 12.37 जो मिलीमीटर है तो यह हमारा डायमीटर है या फिर डेप्थ है। तो हम माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है इन बेसेमर प्रोसेस द फर्नेस इन लाइम विथ, तो वह ए मिक्सचर ऑफ टर एंड बर्न्ट डोलोमाइट ब्रिक्स इसके द्वारा जो है बनी होती है। नेक्स्ट बोला गया कि सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। 132 नंबर में पूछा गया है कि किसी लंबे जाब को निश्चित लंबाई में काटकर अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं तो वह पार्टिंग बोलते हैं। यदि 133 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया है कि यदि डी रिविट का व्यास है तो रिविट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी होगी। यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि मान लीजिए ये क्या है कोई हमारी प्लेट है, ठीक है, और ये रिविटिंग की गई है। ठीक है, ये क्या की गई है रिविटिंग की गई है, ये रिविट की सेंटर लाइन है। ठीक है, ये इनका सेंटर है। तो क्या बोला गया है यदि डी जो है या रिविट का व्यास है तो रिविट के मध्य से यानी जो रिविट की ये मध्य पॉइंट है इसके मध्य से लेकर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर प्लेट के किनारे तक की दूरी होगी। यानी ये दूरी ये पूछ रहा है, तो ये दूरी मिनिमम और मैक्सिमम, यदि मिनिमम की बात करें तो 2D होनी चाहिए, यदि मैक्सिमम की बात करें तो 10D होनी चाहिए। ये आपके निमी की बुक में दिया गया है, मैक्सिमम 10D और मिनिमम जो है 2D होना चाहिए। यदि एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मिनिमम कितना होना चाहिए 3D होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 24D होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है यदि n बराबर लीड स्क्रू में प्रति इंच की संख्या और कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्क्रू में काटी जाने वाली चूड़ियों की संख्या, तब लेथ में चूड़ी काटने के लिए कौन सा कथन सही है, तो कैपिटल N बटा स्मॉल n करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा गया है 135 नंबर में कि कार्बन का प्रतिशत हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में होगा। यानी जो है बोला गया है कि जो हमारा स्टील होता है उसमें मोस्टली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसको बता देते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा यूटेक्टाइड स्टील होता है, यहाँ पर हाइपोयूटेक्टाइड स्टील और यहाँ पर हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील क्या होता है, जहाँ से जो है 0. यहाँ क्या हो जाएगा 0.8% कार्बन। ठीक है, तो जहाँ पर केवल 0.8% कार्बन होता है वह हमारा यूटेक्टाइड स्टील कहलाता है। यदि
जो है 0.8% से अधिक कार्बन होता है तो वह हमारा हाइपर यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगा, और यदि 0.8% से कम कार्बन होगा तो वह हाइपो यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वीडियो आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टील से कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा, कल वीडियो अपलोड होगा, कल आपको वीडियो स्टील के स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। तो पूछा गया है कि हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में 0.8% से कम कार्बन होती है। यदि बात करें हाइपर यूटेक्टाइड में, तो हाइपर यूटेक्टाइड में 0.8% से अधिक कार्बन होती है, और यूटेक्टाइड स्टील में जस्ट 0.8% कार्बन होती है। नेक्स्ट बोला गया है कि पाइप की बाहरी चूड़ी काटने वाली डाई बनाई जाती है तो वह टूल स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करें 137 नंबर में, तो पूछा गया है कि इस नट के ऊपरी सतह पर कॉलर होता है जिसमें प्रत्येक फेस के बीच में स्लॉट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है कैसल नट। कैसल नट और कुछ नहीं, एक हेक्सागोनल नट होता है जिसमें क्या किया जाता है कि ऊपरी भाग में एक राउंड शेप जो है तैयार किया जाता है। मैं थोड़ा सा फिगर से क्लियर करता हूँ। ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा कैसल नट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कैसल नट है जिसमें जो है यहाँ पर आर पार स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्प्लिट पिन डालकर इसे हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फिगर है, करेक्ट नहीं बन पाया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस नट की बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि होनिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो है होनिंग प्रक्रिया में एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग किया जाता है, होनिंग स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग में लाया जाता है, तो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है सतहों की समतलता की जांच करने में भी प्रयोग किया जाता है, बट इसका मोस्टली जो यूज होता है कोणीय सतहों की जांच करने में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर में पूछा गया है कि काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा? तो काउंटर संक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग का जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। अब पूछा गया है कि स्टील का लोअर क्रिटिकल बिंदु है, यानी जो स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, पॉइंट होता है, वह कितना होता है? तो देखिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है सभी स्टील के लिए सेम होता है, और वह होता है क्या? 723 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आपसे स्टील का हमेशा लोअर क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाता है, कभी भी आपसे अपर क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि यह कार्बन परसेंटेज के अनुसार सभी स्टील के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो है स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ये सभी स्टील के लिए फिक्स होता है, और इसीलिए मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट ही। नेक्स्ट पूछा गया है कि मैलिएबल कास्ट आयरन उत्पन्न होगा, यानी आघात वर्ध ढलवा लोहा प्राप्त होगा, तो श्वेत ढलवा लोहा की अनलिंग प्रक्रम द्वारा, यानी जो है उसे हम हीट देने के बाद धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वहाँ पर तब हमें मैलिएबल कास्ट आयरन प्राप्त होगा। पूछा गया है कि स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है, तो उसमें जो है लेड का यूज किया जाता है बैटरी में। नेक्स्ट पूछा गया है कि क्राउनिंग की प्रक्रिया में पुल्ली की फलक को बनाया जाता है, तो उसे जो है थोड़ा सा कन्वेक्सिटी दी जाती है। ठीक है, तो यानी उसे उत्तल बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा बेल्ट जो होता है, क्या हमारा बेल्ट सेंटर में रहता है और पुल्ली से बाहर नहीं जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेथ मशीन में स्वतंत्र जांचक में जबड़े होते हैं, यानी जो है जो लेथ मशीन होती है उसमें स्वतंत्र जा होता है, इंडिपेंडेंट जा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोरजाचक। ठीक है, फोरजाचक। तो फोरजाचक में जा होते हैं, कितने होते हैं?
फोर्जा होते हैं, जैसा कि नाम से बोला गया फोर्जा चक। और फोर्जा चक का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट चक यानी स्वतंत्र जाचक। ठीक है। 146 नंबर में क्या पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला उच्चतम तापमान होगा, तो अब 3200 डिग्री सेल्सियस उच्चतम होता है। ठीक है। 147 नंबर में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पाइप आर स्पेसिफाइड बाई, यानी जो है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पाइप की मोटाई यानी जो पाइप को स्पेसिफाई किया जाता है वह किसके द्वारा, क्या लेंथ ऑफ पाइप, नॉमिनल बोर, वॉल थिकनेस या फिर मटेरियल ऑफ पाइप, तो वह नॉमिनल बोर द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि नेक्स्ट बात करें तो बोला गया है कि यदि इस्पात को गर्म किया जाए तो तापमान 723 डिग्री सेल्सियस से ढांचे में परिवर्तन शुरू होता है। इस नए ढांचे को कहते हैं। देखिए क्या होता है कि हम स्टील को जो है जब हीट प्रदान करते हैं तो वह क्या करता है, वह धीरे धीरे एक समरूपता से गर्म होता जाता है और एक बिंदु में जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर पुनः से स्टार्ट हो जाता है उसी समरूपता में। जैसे मान लीजिए मैं स्केल बना देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, यह हमारे टेम्परेचर वाली स्केल है। यहाँ पर 0 टेम्परेचर है और ये क्या है, यह हमारे टाइम की स्केल है। तो यह एक समय तक एक निश्चित जो है समरूपता के साथ गर्म होता जाता है और एक बिंदु पर जाकर रुक जाता है और यह बिंदु कौन सा होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कुछ देर बाद पुनः से एक सही समरूपता के साथ गर्म होना प्रारंभ कर देता है और इसी पॉइंट से जो है एक नया स्ट्रक्चर जो है बनना तैयार होना प्रारंभ होता है। ये हमारा जो टेम्परेचर होता है यह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, जहाँ से जो है एक नया स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर पूरी तरह से बन जाता है। और जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइड बोलते हैं। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर में पूछा गया है कि एक M16 इंटू 1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 दर्शाता है, तो वह हमारे पिच को दर्शाता है कि किस पिच वाली चूड़ी कटी हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है कि जोड़ में मूल अंतर यानी रूट गैप की आवश्यकता होती है, तो ऑब्टेन कंप्लीट पेनिट्रेशन यानी संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यकता होती है रूट गैप की, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को जो है कलेक्ट कर लिया है, 150 क्वेश्चन को क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पर आगे मिल जाता है न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको दिखा देते हैं। ये 20 क्वेश्चन है, इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये PDF आपको ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20